हेलो स्टूडेंट्स, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके सिलेबस में होता है, ठीक है? बाकी अगर अदर कोर्सेज़ से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का। टॉपिक है आज आपका रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। बच्चों, आप लोगों ने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे तुम समाजशास्त्र में ये पढ़ते हो, ये तो मैं भी अपने सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, ये तो मेरे सब्जेक्ट में भी है ना? इस तरीके से लोगों को कहते हुए सुना होगा, है ना? और ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो, हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंदर। ठीक है? और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, वो भी कहीं बाहर की चीज़ों की स्टडी नहीं करते हैं, वो भी समाज के अंदर की ही चीज़ों की स्टडी करते हैं। लेकिन कहने का मतलब वो भी समाज से जुड़े हुए हैं और हमारा तो नाम ही है समाजशास्त्र, है ना? तो आज का टॉपिक जब आप पूरा पढ़ लोगे, तो आप ये बताने के कैपेबल हो जाओगे कि कैसे सोशियोलॉजी दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से डिफरेंट है और कैसे अदर सब्जेक्ट्स के साथ सोशियोलॉजी का कनेक्शन भी है ना? तो आप ये बताने के कैपेबल हो जाओगे आज का लेक्चर सुनने के बाद। हमारे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी अपने-अपने हर सब्जेक्ट के अपने-अपने सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, है ना? सब्जेक्ट मैटर, वर्ड कैच करना। हिंदी में कहते हैं इसको विषय वस्तु, कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है ना? जितने भी हमारे यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए हैं, वो डिवीज़न इसीलिए किया गया है ताकि चीज़ों का मिक्स अप ना हो, है ना? चीज़ें पता हो कि हाँ, जैसे केमिस्ट्री है तो ठीक है, हम इसमें केमिकल रिएक्शंस का ही स्टडी करेंगे। फिज़िक्स है तो इसमें फ़िज़िकल चीज़ों की ही स्टडी करेंगे। बायोलॉजी है तो इसमें उसी से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करेंगे, जीवशास्त्रीय अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की है जो इसका हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट डिवाइड होकर के क्या करता है, अपना-अपना सब्जेक्ट मैटर लिमिट में कर लेता है ना? कि हमें इसमें ये ही पढ़ना है, ठीक है? तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है या सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है और अदर सोशल साइंसेस से ये कैसे मैच करता है और कैसे डिफरेंट भी है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का अध्ययन करते हैं, है ना? धन का विज्ञान है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मनी, है ना? इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं वो मनी रिलेटेड होता है, ठीक है? और क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में धन के उत्पादन, विनिमय, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन इकोनॉमिक्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा ऑफ द वेल्थ आर स्टडीड, है ना? कि मनी का कैसे समाज में वितरण है, किसके पास कितना है, किस हिसाब से लोगों के पास मनी जाता है ना? उसका ये सब प्रोसेस क्या होता है, कैसे उत्पादन होता है ना? कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे चीज़ों का विनिमय या एक्सचेंज होता है। जैसे विनिमय में अगर आपने देखा होगा, जानते होंगे कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, है ना? चीज़ों का हम आपस में बस लेन-देन कर लेते थे, तो उस तरीके से हमारा सिस्टम चलता था। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, मुद्रा आई, है ना? पैसे आए, है ना? तो पैसों के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू किया कि हाँ, आप इतने पैसे दीजिए तो आपको ये सामान मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारों की स्टडी क्या किसमें हम करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? चलो, आपने ये तो देख लिया कि ये जो अर्थशास्त्र है ये पैसे से जुड़ा हुआ है। बट ये जो पैसा है, ये क्या समाज से कहीं बाहर है? ये भी तो समाज के अंदर है। तो ये जो अगला पॉइंट आप देख सकते हो, इन सभी के पीछे सामाजिक संबंधों और
रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है? Behind all this, we can see the influence of social relations, customs and tradition, है ना? तो कैसे? अब जैसे आप मनी में इन सारी चीज़ों को कैसे देख सकते हो? मनी के आधार पर और इसको सोसाइटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? ये सब सोसाइटी की चीज़ें हैं ना, रीति-रिवाज़, परंपराएँ। देखो, अगर हम फैमिली को ले लें, ठीक है? तो परिवार में जैसे सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन होता है, जो परिवार का मुखिया होता है ना? तो इसमें पैसे का आ गया, ठीक है? पैसा भी आ गया और सबसे ज़्यादा गरीब कौन होता है, लाचार कौन होता है, वहाँ जो उस घर की लेडीज़ होती हैं, ठीक है? अगर हम अपने पैट्रियार्कल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्त्री का काम होता है कि वो ध घर की देख-रेख करे। सारा पैसा अगर हम ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें तो मुखिया के पास जाता था, ठीक है? कमाएगा कौन? सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ के मेल्स कमाएँगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स के पास। कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है ना? समाज में जिसके पास पैसा होगा या प्रोडक्शन की पावर होगी या उत्पादन की शक्ति होगी, वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। वो ही सबसे ज़्यादा क्या होता है शक्तिशाली इंसान होता है और उसके पास वो क्या करता है मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम करता है ना? वो और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और वो क्या करता है फिर दूसरों को उसी के दम पर एक्सप्लॉइट करता है। जैसे आजकल की कंपनीज़ को ले लो, प्राइवेट जॉब्स जो देती हैं। अब जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो प्राइवेट कंपनीज़ कहती हैं ठीक है आइए हम आपको जॉब देंगे। अब वो जॉब देती हैं, कम पैसा देती हैं और उस जॉब में वो क्या करती हैं, पूरा खून चूसने का काम करती हैं एक इंसान को, जितना ज़्यादा काम निकलवा लें, जितना उससे प्रॉफ़िट ले लें। उसको एक भी लीव नहीं देनी है, कभी डे शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, है ना? कभी भी उसको कहीं पर भी शिफ्ट लगाएँगे और इस तरीके से पैसा बहुत कम देंगे, उससे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लेंगे और कहेंगे कि हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं बिना रीज़न आपको बताए। मतलब इस तरीके से क्या है ये एक्सप्लॉइटेशन है। तो कहने का मतलब ये जो मनी है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर ही है और ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ ही है। उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, है ना? इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम और इसको सोसाइटी से जोड़ें मनी को, तो क्या है अर्थव्यवस्था को मानव कल्याण से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है। एफर्ट्स आर आल्सो मेड टू लिंक इकोनॉमिक्स विथ ह्यूमन वेलफेयर। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो आपके अर्थशास्त्र है, इसमें क्या किया जाता है, अब अभी आपको बताया ना कि अर्थशास्त्र में सिर्फ़ और सिर्फ़ धन की हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें क्या लिखा है कि इसमें हम ह्यूमन वेलफेयर भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, कि जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं, इस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों का भला हो। जैसे बजट पास किया जाता है तो क्या किया जाता है? कोशिश की जाती है कि गरीब जो है उस पर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। ऐसा ना हो कि उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान ही इतना महँगा हो जाए कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देने का मतलब क्या है कि हम ह्यूमन वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू क्या हम सोचते हैं कि इस तरीके से हम मनी को यूटिलाइज़ करें कि जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, जो दबे-कुचले गरीब लोग हैं, वो ऊपर उठ सकें, है ना? जैसे फ्री एजुकेशन दें, ठीक है? उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर सकें, लैपटॉप, टैबलेट्स, है ना? ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? जब हमारे पास इतना मनी होगा, उस हिसाब से मनी का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें और उस चीज़ को एक्सचेंज करें और इस तरीके से हम क्या करें महँगाई वग़ैरह को कंट्रोल करें। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम चीज़ों को हम सोसाइटी के वेलफेयर से भी जोड़ते हैं। तो मतलब ये है कि अर्थशास्त्र क्या है, वो भी समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अर्थशास्त्र यहाँ पे बिल्कुल सोशल रिलेशनशिप, रीति-रिवाज़, परंपरा इन सारी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है ना? तो आप देख सकते हो कि दोनों का कैसे इंटरकनेक्शन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो जब सोशियोलॉजी वालों ने क्या किया, समाजशास्त्र को इकोनॉमिक्स से जोड़ा, है ना? मतलब सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। जैसे दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, है ना? बहुत फ़ेमस बुक।
तो इसमें इन्होंने क्या बताया है दास कैपिटल में कि जो मनी होती है, जो पैसा होता है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम करता है। इवन सोसाइटी की अ, सोचना सोच विचार करना या जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं या कल्चर है, तौर तरीके, रहन-सहन, हर एक चीज़ को सोसाइटी के मनी कंट्रोल करता है ना? अब मनी खुद चल कर के तो आएगा नहीं कंट्रोल करने, मनी कंट्रोल करता है का मतलब क्या है? जिस इंसान के पास पैसा है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करता है ना? अगर अ, जैसे 10 लाख लोग हैं और 5 लाख तो नहीं, 1 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग में से 1 लाख लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो ही क्या करते हैं, उन्हीं के पास बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ हैं। वो ही वहीं उनके पास सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, मतलब सारा मनी कलेक्टेड है। अब वो लोग क्या करते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं, है ना? प्रोडक्शन के नाम पर लोगों से कहते हैं आइए हमारे यहाँ मज़दूरी कीजिए, तो वो पैसा देते हैं और वो जो पैसा देते हैं उसी के आधार पे लोगों का जीवन चल रहा है ना? तो कहने का मतलब वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी को। और ये तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं दास कैपिटल के अंदर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें वो कहते हैं कि जहाँ पे मनी होता है जहाँ पर मनी इकट्ठा होता है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वो ही क्या करते हैं सोसाइटी की हर एक चीज़ को इवन रिलीजन को भी वो लोग प्रभावित करते हैं, है ना? तो आपने देखा ना कि कैसे सोसाइटी को पैसे से जोड़ा गया। और ये आपको मैंने बताया है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब है मैक्स वेबर की। इसमें भी इन्होंने धन को समाज से जोड़ा है कैसे? उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स की स्टडी करी, ठीक है? अलग-अलग रिलीजन्स की स्टडी की ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है? और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे मनी का रिलीजन से कनेक्शन है ना? मनी का रिलीजन से कनेक्शन है, ये आपको आसानी से समझने के लिए बोला। वैसे इन्होंने क्या किया, ये कनेक्शन निकाला कि जो सोसाइटी डेवलप्ड है ना? ये डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है? ये जो इनका फ़ेज़ चल रहा है, इसका उनके रिलीजन से क्या नाता है? फिर मैक्स वेबर ने क्या देखा कि जिन लोगों के समाज के अंदर ऐसा धर्म है जो ये सिखाता है कि आप कड़ी मेहनत करो, है ना? किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहो, हार्ड वर्क करो, जितना अर्न करोगे उतना ज़्यादा ईश्वर आपसे खुश होंगे, है ना? जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, सेविंग्स करोगे, तो ये सारी चीज़ें जिन रिलीजन में सिखाई गई, है ना? लोगों को भौतिक आधार पर आगे बढ़ने की बातें सिखाई गई, वहाँ पर की जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड पाई गईं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भुखमरी, बेरोज़गारी, ओवर पॉपुलेशन ये सारी समस्याएँ देखने को मिली। तो ये सब क्या है? रिलीजन को क्या किया उन्होंने? लोगों के देश के इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ने का काम किया। किसने? मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पर भी आप रिलेशन देख रहे हो किसका? मनी का और सोसाइटी का। इसी तरीके से एशियन ड्रामा, जी मिडल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? हॉसलिस्ट, ये सब इन लोगों ने लिखी और ये सारी बुक्स एग्जाम्पल हैं किसका? रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिमिलर टॉपिक्स हैं जो हम लोग किस में पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं और समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, ठीक है? ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए जैसे नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, औद्योगिकीकरण, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? दोनों में करते हैं, है ना? अब इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, लिख लेना। अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टडीज़, है ना? या अनएम्प्लॉयमेंट और औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम दोनों में करते हैं, है ना? देखो, ये सारी चीज़ें सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि बेसिकली हम क्या करते हैं,
जो भी धन से संबंधित अध्ययन है, वो ही सिर्फ़ हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन सोसाइटी, उसके रिलेशनशिप, उसके रीति-रिवाज़, धर्म, परंपरा, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, कल्चर, फ़ोक, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशियोलॉजी में भी आती हैं। लेकिन जहाँ समाज का अर्थव्यवस्था से कनेक्शन हो जाता है, वहाँ पर दोनों के टॉपिक्स सिमिलर भी हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है। अब हम लोग देख लेते हैं समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में तो आपने बहुत सारा अभी तक पढ़ते आ रहे हो, क्लास में भी बताया बहुत सारी चीज़ें, है ना? पता है, पर मानवशास्त्र के बारे में नहीं पता होगा आपको। एंथ्रोपोलॉजी, है ना? तो देखो हम लोग मानवशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं, पहले समझ जाओ। मानवशास्त्र मनुष्य एवं उसकी कृतियों का अध्ययन है, ठीक है? ये जो नाम लिखा हुआ है हर्स्कोविट्ज़ का, ये इन्होंने डेफ़िनेशन दी है, ठीक है? इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, ठीक है? तो एक इंसान और उसके जो भी वर्क्स हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों की स्टडी कौन कर रहा है? मानव शास्त्र कर रहा है, ठीक है? और इंसान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जो हमें दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं, दोनों, ठीक है? देखो इंसान ने क्या बनाया है? हमारी संस्कृति बनाई है। हम जै संस्कृति क्या होता है? पूरा जितना जितना भी जो भी चीज़ें हैं, हमें दिखाई दे रही हैं और जो नहीं दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में है वो, और जो हमारे हाथ अ, भ महसूस कर सकता है, आँखें देख सकती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सब कुछ इंसान की ही बनाई हुई हैं। है ना? तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजी करता है। ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे दिमाग में क्या है? तो हमारे दिमाग में कल्चरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं ना, ट्रेडिशंस, और जो हम आज फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमारा मटेरियल कल्चर है ना? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, दोनों टाइप की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। ठीक है? ये एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना? एवोल्यूशन समझते हो ना, उद्विकास, कि पहले इंसान कैसे होमो सैपियंस थे, फिर धीरे-धीरे डेवलप हुए, उनकी पूँछ वगैरह, शरीर से बाल, ये सारी चीज़ें गायब हुई, है ना? इसके अलावा मानव ने जो भी बनाया है, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइज़ेशन, उन सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? हॉबल ने क्या बताया कि दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है? हबल कहते हैं कि दोनों ही रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों ही ह्यूमन रिलेशनशिप, उनके इंटरैक्शन यानी कि अंतरक्रिया, अंतःसंबंध, इन सारी चीज़ों की स्टडी दोनों ही सब्जेक्ट करते हैं। इवन हम सोशियोलॉजी की एक ब्रांच देख सकते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इस सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है सामाजिक मानव विज्ञान, ठीक है? सामाजिक मानव विज्ञान या सांस्कृतिक मानव विज्ञान। इसमें हम सोसाइटी की चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ करके ही स्टडी करते हैं चीज़ों की, है ना? तो मतलब सारी एक पूरी ब्रांच भी बन गई है, ठीक है? आप बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट का नाम देखोगे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, है ना? समझ गए? मतलब ये दोनों इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं कि इन दोनों को हम जुड़वा बहनें कह सकते हैं। क्रोबर ने कहा इन्हें जुड़वा बहनें, ठीक है? बहुत सारे फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एल.एच. मॉर्गन, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, ये सारे लोग हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ना? लेकिन इसमें इन्होंने ज़्यादा स्टडी करी है, तो वैसे इनको बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, बट दे आर सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो, है ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है?
मुख्य रूप से छोटी इकाई वाले समुदायों का अध्ययन, है ना? स्मॉल यूनिट्स जो वाली कम्युनिटीज़ हैं, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले अगर नहीं समझ पा रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। समझ गए? पूरी हमने क्या करी, कम्युनिटी ली और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी कम्युनिटी है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, बट दे आर स्मॉल इन नंबर्स, और उनका हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं, ये सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से। मतलब उनकी संस्कृति, रहन सहन, तौर तरीके, शरीर की बनावट, उनका कौन सी प्रजाति के लोग हैं, ये सारी चीज़ों की बड़ी ही डीप स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले। और सोशियोलॉजी वाले क्या करते हैं, अब आपको डिफरेंस पता चल गया, आधुनिक और जटिल समाजों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका महत्व समकालीन विषय वस्तु होता है। ठीक है? मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को स्टडी करने में ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाते हैं सोशियोलॉजिस्ट, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारे समाज में क्या है, हमारा समाज कैसा है। ठीक है? मानवशास्त्रियों के बीच आदिवासियों इत्यादि का अध्ययन बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली ट्राइब्स की स्टडी करते हैं, वही लिखा हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में ट्राइब्स की स्टडी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बेसिकली वो लोग इसी की स्टडी करते हैं, है ना? बहुत मैंने बताया ना, डीप स्टडी, रहन-सहन, तौर-तरीका, कल्चर, वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या-क्या आ गया? धर्म, जादू, विवाह, कला, परिवार, नातेदारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। रिलिजन, मैजिक, अ अ, मैरिज हो गया, है ना? और आर्ट हो गया, फैमिली, किनशिप सिस्टम, इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, और वो भी कैसे? ये सोशियोलॉजिस्ट जल्दी ये वाली इस तरीके से नहीं करते हैं, सहभागी अवलोकन से नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही ज़्यादातर करते हैं। सहभागी अवलोकन मतलब उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, जैसे हम ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो ट्राइब्स के साथ ही हम रहेंगे और उनके साथ ही रह कर के हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ये सब कैसा है, क्या है ना? तो सोशियोलॉजी से ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कि एंथ्रोपोलॉजी में पाई जाती है, ठीक है? ये एक टूल है स्टडी करने की, एक टेक्निक है कि हम उनके साथ रहें, सहभागी अवलोकन करें। इंग्लिश में कहते हैं इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? और क्या है, सोशियोलॉजी में सामाजिक अंतःक्रियाओं, उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंध, समूह एवं विभिन्न संस्थाएँ, इन सारी चीज़ों की स्टडी बेसिकली हम प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से करते हैं। इसको समझाती हूँ आपको। देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना? पहले बता चुका है आपको कि जो समाजशास्त्री हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो ज़्यादातर ग्रुप की स्टडी करते हैं। है ना? ग्रुप बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं कि एक समाज कैसा है। अब समाज कैसा है में एक इंसान तो आएगा नहीं, मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है, और उसमें उसके अंदर लोगों के आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उनके बीच में बातचीत होती है। तो उनके इंटर रिलेशनशिप, उनकी इंटरैक्शंस, है ना? और सोसाइटी के ग्रुप्स कैसे हैं, सोसाइटी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसी हैं, है ना? उन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। और कौन से टेक्निक लगाते हैं हम लोग, टूल्स कौन से लगाते हैं? प्रश्नावली या अनुसूची, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चनर या शेड्यूल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग लिख देते हैं और लोगों को दे देते हैं, वो लोग फिल करते हैं। या फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास लिख करके रखते हैं और फील्ड में जाते हैं लोगों के पास पूछने के लिए कि भाई आप इसका जवाब दीजिए, है ना? इसके इसके इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका क्या जवाब होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम उनकी इन्फॉर्मेशंस पता करने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेशनशिप, उनका इंटरेक्शन, उनका बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, है ना? एक एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर हम फोकस नहीं करते हैं, है ना? इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ों की हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है?